चलिए ठीक है। मेरे साथ इस वक्त उमेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत करता हूं। उमेश जी देखिए, कह रहे हैं कि महंगाई तो है लेकिन उसे बहुत अच्छे से काबू किया गया है और सब कुछ कंट्रोल में है, बाकी जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे भी एक दो दिन में दूर कर लिया जाएगा। देखिए, इनकी नीयत में खोट है भारतीय जनता पार्टी की। जब पेट्रोल के दाम 110, 112 डॉलर प्रति बैरल थे, तब कांग्रेस ने 70 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए, 71 रुपए तक पेट्रोल दिया देश की जनता को। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि उसके वित्तीय मॉडल में देश की आम जनता फिट नहीं बैठती, उसके वित्तीय मॉडल में देश के कुछ चुनिंदा व्यापारी और उनके जो ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल है, HP है, यही बैठते हैं। अरबों रुपए इनके पास जमा हो गया, जिन्होंने की RSS को और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न और ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग की। इससे ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में आम आदमी पहचान को लाभ पहुंचाना नहीं है। ये बहुत चिल्लाते रहे 2G घोटाला, 3G घोटाला। 2G घोटाला, 3G घोटाला में आफ्टर ऑल कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की मंशा ये थी कि लोगों को सस्ती बिजली प्राप्त हो, तो सस्ता नेटवर्क मिले, इसलिए उन्होंने सस्ते बैंड ऑक्शन किए थे। अब रही बात फसलों पर और अन्य दूसरी जरूरी चीजों पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ मूठ ये कि गन्ने की फसल खराब हो गई, इनकी मंशा नहीं है। देखिए आज एथेनॉल बनाने के कारण शक्कर का दाम एकदम से तेजी से बढ़ा। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को चाय वाला कहते हैं और शक्कर उन्होंने ऐसा किया कि देश में चाय वाले ही खत्म हो गए। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पैर पड़ रहे हैं, वो पुरानी कहावत है, जहां जहां पांव पड़े सन के तहता बंटा धार, तो जहां जहां पांव कर रहे हैं वहां बंटाधार हो रहा है। और देश में जो एक मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो 10 से 12 हजार तनख्वाह प्राप्त करता है, उसको जीना मुहाल हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। उसके पास जो है उसके आर्थिक साधन खत्म हो गए हैं। ठीक है। डॉक्टर DK आर्या, देखिए कहा जाता है कि अगर पेट्रोल महंगा होगा, तेल का दाम बढ़ेगा तो उसका धीरे धीरे ही सही लेकिन बाकी चीजों पर असर पड़ता है और लग रहा है कि अब ये डबल इंपैक्ट हो रहा है। एक तरफ मौसम की मार इधर पड़ रही है, उधर वैश्विक अर्थव्यवस्था और जो आपने बताया कि कैसे शेयर बाजार में भरोसा टूट रहा है, और इधर तेल के दाम जो बढ़े थे पिछले दफे से, अब क्या उसका चारों तरफ से एक बड़ा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है और उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, और आगे कितने दिनों तक ऐसे हालात बने रहने की आशंका है? नहीं, इथेनॉल से मिलाने से 5-7% का रेट बढ़ा है, उससे इंटरमीडिएरी गुड्स नहीं बढ़ते हैं, परंतु अभी जो इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, क्योंकि दलहन के रेट और जो अरहर के रेट है वो सारे बढ़े हुए हैं, और जो तेल के दाम है, सरसों का तेल हो या पाम ऑयल है, वो उसके दाम बढ़े हुए हैं। उसकी वजह से ये नहीं बढ़े हुए कि इंटरमीडिएरी जो गुड है, पेट्रोल या डीजल, उसकी वजह से ये बढ़े हैं, उसकी वजह से नहीं बढ़े, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट जो है इथेनॉल बढ़ा रही है, और वहां पर जो एविएशन फ्यूल है, जो हवाई जहाज में यूज होता है, उस पर 10,000 करोड़ का फंड दिया हुआ है कि अगर वो दाम बढ़ते हैं तो सरकार उसके लिए वो करेगी। तो कुल मिलाकर क्या है कि 2 सेक्टर है, दो डिवीजन है, एक तो पुअर लोगों की है और एक रिच लोगों की है। तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट रिच लोगों को तो मिलता है, पर पुअर लोगों का, जिनकी इनकम सिक्योर नहीं है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। चाहे तो वो उनकी गाड़ी खराब हो या फिर उनको महंगा मिले, वो सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 90% है। ठीक है, वो हैवी सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सेक्टोरल फंडिंग है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलती है। तो सरकार ने पिछले दिनों वो बेनिफिट कॉर्पोरेट टैक्सेशन था, वो 33 से 22% किया, और नए कॉर्पोरेट उनको 15% किया, परंतु फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल पोजीशन इंसेंटिव, जिसकी वजह से वो अब कारखाने लग रहे हैं, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट जो है 8 या 9% से प्रॉफिट से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर 8-9% और कंपटीशन उसका चाइना के साथ होगा तो 4-5% सरकार दे रही है, तो बाकी 3-4% हो गया। तो जो चाइना के मोबाइल है वो बंद नहीं हुए, चाइना के मोबाइल वैसे ही जा रहे हैं, और सरकार के जो है कई करोड़ जो है कंसाइनमेंट इसकी एक्सपोर्ट हो रही है। परंतु कुल मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज जो है
वो इस टाइम ट्रबल कर रहा है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट को सरकार ने कई तरह से दबाने की कोशिश की है। तो फॉरेन करेंसी नोट्स को भी लाने की कोशिश की है और वो 72 बिलियन डॉलर लाई है, परंतु उसका जो रीपेमेंट है वो बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे तो नहीं आ रहे, परंतु जो रिजर्व है वो सिक्योर हो रहा है। इसकी वजह से पेट्रोल के दाम जो है, डीजल के दाम जो है, इथानॉल की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। और दूसरा जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस चलता रहेगा, और आपने पूछा कि कितने दिन चलेगा, ये लंबा चलेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में सॉल्यूशन अभी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का कहीं पर भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर जो टोल लगेगा वो ईरान कहता है वो हमारा होगा, परंतु वो नहीं देने दे रहे, इस चक्कर में कि ये जो है हमारे को डैमेज जो हुआ है इसकी वजह से हमें वहां से टोल चाहिए। तो वेस्ट एशिया का क्राइसिस खत्म नहीं होगा, परंतु इथानॉल जो है वो मिलाती रहेगी सरकार, और जिससे या तो इंजन को रीफैब्रिकेट किए गए, इसीलिए स्क्रैप के प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 1 लाख रुपया आपको देंगे, आप जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको बेच दीजिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर लीजिए, या फिर दूसरे जो एफिशिएंट इंजन है वो कर लीजिए। तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और दूसरा जो आपका तेल के दाम का है, अगर बड़ा है तो इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है, उसमें गिरावट आई है, उसके प्राइसेस इसलिए ज्यादा है। और रशिया और यूक्रेन से सनफ्लावर आता है, तो वहां पे भी क्राइसिस 5 साल से बना हुआ है, तो उसकी वजह से तेल के दाम भी ज्यादा हैं। और जो प्याज के दाम है, मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनल बता देता हूं, क्योंकि इस बार मानसून लेट है तो फसल जो है वो 2 महीने लेट आएगी। जो नासिक से प्याज आता है वो लेट आएगा, और जो रबी का प्याज है तो वो जो होगा वो लोकल होता है और नासिक का एक्सपोर्ट वाला होता है। इस तरह से दाम उसके बढ़े हुए हैं। और दालों में जो एरिया है अंडर क्रॉप वो कम हुआ है, क्योंकि ये जो फार्मर्स हैं इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, तो इसलिए ये बेचारे एडजस्टमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ दालों के प्राइस भी महंगे हुए। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त उमेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। उमेश जी देखिए, एक बहुत पिछले करीब 1.5-2 दशकों से मैं बहुत सुन रहा हूं कि हम स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये बात सही है कि हर मौसम में, अभी मंजरी जी कह रही थी कि गर्मी में आती है तो फसल सूख जाती है, और बारिश आती है तो फसल सड़ जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के नाम पर मध्य प्रदेश में और देश में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, और कहा गया कि इतने सारे कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जाल बिछाया जाएगा। क्या हुआ सर उसका? आज भी धान मंडियों में पड़ा हुआ सड़ जाता है, अनाज सड़ जाता है, सब्जियां सड़ जाती हैं पानी में, वो फिक जाती हैं। जब रेट नहीं मिलते तो किसान 2-2 रुपए किलो, 50 पैसे किलो टमाटर बेचता है, तो वो उठा करके नालों में बहा देता है, गायों को खिला देता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब होगा? जब हमें पता है कि हर साल बारिश होती है, हमें पता है हर साल गर्मी में सूखत होती है, तो उसका निदान कब निकलेगा? देखिए, जहां तक प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार को 90,000 करोड़ रुपए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई को देने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक नंगी भूखी सरकार, जिसके पास लोगों को ना वेतन देने का पैसा है, ना उनके पास जो है जो विभिन्न फाइनेंशियल कमिटमेंट है उनको देने का पैसा है। और रही बात ये कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस का, मध्य प्रदेश में इनकी बहुतायत है, इनकी अधिकता है, बावजूद इसके जब किसान को उसका मार्केटिंग का ठीक से प्रबंधन नहीं होने के कारण उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद उसका पैसा मिलने की स्थिति नहीं बनती है, तो वो कोल्ड स्टोरेज 1 साल रखेगा, 2 साल रखेगा। लेकिन सरकार ने अपने मार्केटिंग फेडरेशन से इसके लिए मैदानी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल ये, प्रश्न ये उठता है, जब मैदानी स्तर पर कार्रवाई नहीं की तो लोगों ने वेयर हाउस में प्याज भी नहीं रखी, जब प्याज नहीं रखी तो उसके दाम बढ़ रहे हैं। और दूसरा, सरकार की इसमें नीति है, आज आप बंबई से दिल्ली प्याज भेजने कर रहे हैं और महाराष्ट्र हमसे लगा हुआ है, नासिक जो है मध्य प्रदेश से बिल्कुल बाउंड्री से लगा हुआ है। यदि मध्य प्रदेश सरकार के दाम कम करना चाहती मध्य प्रदेश सरकार, तो नासिक से एक पूरा रैक प्याज का मंगाकर प्रदेश के प्रमुख 10 शहरों में दे देते, उससे दाम अपने आप घट जाते। लेकिन इनकी नीयत नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है, भोले भाले नागरिक, उनको इस महंगाई के लूट से बचाया जाए, इसलिए कोई प्रयास नहीं करते। इनका सिर्फ काम जो है फोटो खिंचाना और बयानबाजी करना है। ठीक है,
चलिए मैं जल्दी से मंजरी जैन जी आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। मंजरी जी देखिए, मुझे ये बताइए कि आप भले ही ये कहें कि बहुत जल्द कवर अप हो जाएगा, थोड़ा ही सा तो हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, आम आदमी तो परेशान है। पहले पेट्रोल के दाम बढ़े, फिर गैस के दाम बढ़े, और उसके बाद अब एक एक करके आप कह रहे हैं कि कुछ खाने की वस्तुओं के दाम बढ़े। कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके लगभग हर चीज़ उसके जद में आ गई। हर चीज़, खाने का तेल का दाम बढ़ गया, तमाम चीज़ों तो बढ़ गई हैं। ये ग्राफिक्स हम चला रहे हैं। तो अब इससे निजात दिलाने के हिसाब से आप कहती हैं कि देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उस रेशो में खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। पहले हम सरकारी इलाजों में, सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज करते देखते थे, आजकल लोग डरते हैं जाने से। आजकल सब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते थे कि आवाजाही उतनी महंगी नहीं थी, आवाजाही अब बहुत महंगी है। मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ, अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज, और यदि गंभीर बीमारी है तो उसके लिए विशेष पैकेज भी होते हैं। तो ये तो सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जो पहले एम्स थे उससे दुगने एम्स आज की स्थिति में हमारे भारत के अंदर हो गए। कई मेडिकल कॉलेजेस हो गए, और जो मेडिकल सीटें पहले हुआ करती थी 51,000, आज 1.5 लाख के करीब पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो दूसरी बात, आपने कहा कि महंगाई तो बढ़ रही, तो महंगाई तो अभिलाष जी क्रम दर बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि महंगाई कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो नहीं बढ़ी। 9 रुपए लीटर भी हमने पेट्रोल खरीदा, 4 रुपए लीटर भी हमने पेट्रोल खरीदा। लेकिन आज इस समय जब वैश्विक क्राइसिस जो चल रहे हैं, उस समय भी हमारी कीमतें स्थिर हैं। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाया है। तो जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे स्टोरेज क्षमता के ऊपर भी, तो हमने स्टोरेज क्षमता भी अपनी बढ़ाई है। आपके समय 746.07 थी, जो आज बढ़कर लगभग 917.83 हो गई है। तो हमने तो स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई है। तो हर तरीके से आज सरकार ने हर लेवल पर काम किया है। लेकिन ये समझने वाली बात है, कांग्रेस को क्या अभी तो छटपटा रही है, बौखला रही है कि कैसे तो कुछ तो हो जाए, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। तो वो ऐसे मुद्दे लेकर आती हैं जिनका एक समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं मुद्दे। जैसे कि वो उस समय लेकर आए थे, कोरोना के समय लेके आए थे कि वैक्सीन नहीं लगाने का, वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर चुपचाप चोरी से खुद ही इनके नेता जो बोलते थे हमारे घर के वालों को लगवा देना वैक्सीन। तो ऐसे वो झूठ फैलाने का और भ्रम फैलाने की जो कोशिश करते हैं, तो उसमें जनता फंसती नहीं है। छोटा मोटा कोई इस तरीके की दिक्कतें आती है तो सरकार उससे निपट भी लेती है, और समय आने पर तुरंत इसका निराकरण भी कर देती है। तो मैं समझती हूँ कि महंगाई जो है एक निरंतर बढ़ने वाला क्रम है, और ये हम सब जानते हैं कि हमने शुरू से यही देखा है। हमेशा इस बात पर डिबेट हुई है, और आज से नहीं 1951 के बाद से लगातार। लेकिन मंजरी जी, उस वक्त आप लोग सिलेंडर सर पे लेकर के नाचते थे और शक्कर की बोरियां लेकर के घूमते थे। और जैसे आप छोटा मोटा कह रहे हैं, जो छोटा मोटा कह रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस कहती थी थोड़ी बहुत महंगाई है। 2012 में, सुन लीजिए ना प्लीज, 2012 में 2-2, 3-3 महीने में गैस का सिलेंडर मिलता था, और 1200 रुपए का मिलता था। आप पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, 1200 रुपए में मिलता था। आज फोन लगाओ, अगले 2 घंटे में गैस का सिलेंडर छोटी सिटी में तो आ ही जाता है घर पर। मैं छोटे शहर में रहती तो मेरे घर तो आ ही जाता है, पड़ोस में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमने हर चीज की उपलब्धता भी बढ़ाई है और कीमतों को नियंत्रण भी रखा है। ठीक है, इतने सारी चीजें होने के बाद भी आज दुनिया भर में जब कीमतें आसमान छू रही हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है, चलिए मंजरी जी, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। आगे बढ़ रही ये छोटी मोटी महंगाई लग रही है आपको, हमारी इकोनॉमी जो देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ रहा है। जी जी बोलिए मंजरी जी। अविनाश जी, हमारी इकोनॉमी भी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है। बाकी बड़े बड़े देश धराशायी हो रहे हैं। तो सब तरफ से देखा जाएगा, तो ये सब हमको देखना होगा, और ये जनता के बीच में आपके माध्यम से भी पहुंचना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मेहमानों का, मंजरी जैन जी आपका हमारे पास आने के लिए, उमेश जी आपका, और डॉक्टर डी के आर्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।